दोस्तों, एक तरफ भारत 6th जनरेशन फाइटर की प्लानिंग कर रहा है, दूसरी तरफ इंजन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। नेवी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए ड्रोन से मिसाइल रिलोड करने की प्लानिंग कर रही है और पाकिस्तान भी अपनी एयर पावर को अपग्रेड कर रहा है। तो आखिर गेम किसके फेवर में जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट रोड मैप की तरफ से है और अभी हम एक डिस्टेंस फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी भारत अपनी फ्यूचर एयर कॉम्बैट स्ट्रेटेजी में बहुत कुछ चेंज करने जा रहा है, क्योंकि अभी एयर पावर काफ़ी रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और इसी वजह से अभी ये उम्मीद किया जा रहा है कि भारत एमका के बाद एक नहीं बल्कि दो पैरेलल 6th जनरेशन फाइटर पर काम कर सकता है, जिसमें से एक एमका की मार्क 2 वेरिएंट के पैरेलल में डेवलप किया जा सकता है, जो कि एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम हो सकता है, और दूसरा कंप्लीट इंडिजिनस प्रोजेक्ट हो सकता है, जो कि सेकेंड स्टेज में डेवलप किया जा सकता है। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अभी एक तरफ भारत यूरोप के FCS और GCAP जैसे प्रोग्राम में ज्वाइन करने पर डिस्कशन कर रहा है और दूसरी तरफ अपना खुद का इंडिजिनस 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म डेवलप करने का प्लान भी इवैल्यूएट किया जा रहा है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सिर्फ एक ऑप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, बल्कि एक हाइब्रिड अप्रोच को फॉलो कर सकता है, जहां फॉरेन कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजी गेन की जाएगी और उसके बेसिस पर अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा। अभी अगर एयरक्राफ्ट कैटेगरी की बात करें तो FCS या GCAP फाइटर का एक्सपेक्टेड क्लास हैवीवेट यानी 30 से 35 टन क्लास का होने वाला है, जो कि एमका के 25 से 27 टन क्लास से काफी हैवी होने वाले हैं। मतलब ये एयरक्राफ्ट साइज और कैपेबिलिटी के मामले में ऑलमोस्ट Su-30M के कैटेगरी के करीब रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर भारत इस प्रोग्राम में ज्वाइन करता है तो उसको हैवीवेट क्लास की 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल सकता है, जिसमें एडवांस स्टेल्थ, AI बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन इंजन जैसे फीचर होने वाले हैं। लेकिन फ्यूचर में भारत को मीडियम वेट कैटेगरी की फाइटर की भी जरूरत पड़ सकता है, जो ज्यादा फास्टर अजाइल हो। इसी वजह से ये स्पेकुलेशन बढ़ रहा है कि भारत अपना खुद का भी एक 6th जनरेशन फाइटर को अलग कैटेगरी में डेवलप कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से 2040 के बाद का प्रोग्राम होने वाला है। एक ऑप्शन ये भी है कि भारत एक लाइट वेट यानी कि 20 टन क्लास की 6th जनरेशन फाइटर को डेवलप करेगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा और लार्ज नंबर में डिप्लॉय किया जा सकेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि भारत एक 40 से 50 टन क्लास का हेवी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को भी डेवलप कर सकता है, जो कि लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये मोस्टली एक बॉम्बर टाइप का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसे मास में इंडक्ट नहीं किया जाएगा। और ये सब कहीं ना कहीं चाइना के रिसेंट डेवलपमेंट के साथ भी मैच कर रहा है, जिसमें चाइना की तरफ से भी 6th जनरेशन कैटेगरी में 2 से 3 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ तुरंत नहीं होने वाला है। डिफेंस प्लानर्स का मानना है कि 2035 के बाद ही भारत इस लेवल के प्रोग्राम के लिए तैयार होने वाला है और इसमें काफ़ी सारा पैसा भी लगने वाला है, जो कि इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी क्रिटिकल रोड ब्लॉक बनने वाला है। अगला अपडेट तेजस मार्क 2 और एमका की इंजन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत के एरो इंजन इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है, जहां HAL और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने मिलकर F414 इंजन के लोकल मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन को 3 साल से घटाकर सिर्फ 2 साल के अंदर करने का फैसला किया गया है। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब ये कि भारत में F414 इंजन का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील अभी फाइनल नेगोशिएशन स्टेज में है और दिसंबर 2026 तक ऑफिशियली साइन होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके बाद HAL बेंगलुरु में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तैयार करने वाला है, जो कि 2028 तक ऑपरेशन होने वाला है। अभी सबसे खास बात यह है कि इस डील के थ्रू भारत लगभग 80% तक इंजन को इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करने वाला है, जो कि भारत के लिए एरो इंजन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। ये पूरा प्रोग्राम 2 फेज में एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। पहले फेज में यानी इनिशियल स्टेज में यानी कि 2 से 3 साल तक HAL को लगभग 40 से 50% के आसपास TOD ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्टेज में इंजन्स को सेमी नॉकडाउन कंडीशन में और कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में असेंबल किया जाएगा और ग्रेजुअली लो कम्प्लेक्सिटी कंपोनेंट जैसे कि बाईपास डक्ट और स्ट्रक्चरल पार्ट भारत में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन असली जंप फेज 2 में आएगा जब तेजस मार्क 2 का फुल प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि 2030 से 31 के आसपास आएगा।
तब इन इंजन्स के साथ 80% लोकलाइजेशन अचीव किया जाएगा और इसमें 11 क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा। अभी इन इंजन टेक्नोलॉजी में फ्रिक्शन वेल्डिंग, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड मशीनिंग, लेजर ड्रिलिंग और एडवांस थर्मल कोटिंग जैसे हाई एंड प्रोसेस शामिल होने वाले हैं, जो पहले यूनाइटेड स्टेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते थे। लेकिन दोस्तों एक रियलिटी चेक ये भी है कि कुछ अल्ट्रा क्रिटिकल कोर टेक्नोलॉजी, जिसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, वो अभी भी कंप्लीटली भारत के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। अभी अगर इंजन कैपेबिलिटी की बात करें तो F414 इंजन लगभग 98 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि तेजस मार्क 2 को बेहतर एजिलिटी, ज़्यादा रेंज और हेवी पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। साथ ही इंजन एमका की मार्क 1 वेरिएंट के पहले 2 स्क्वाड्रन को भी पावर करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के रियाम डी ड्रोन कॉन्सेप्ट की तरफ से है। दोस्तों अभी इंडियन नेवी एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है जो नेवल वॉरफेयर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसका नाम है रीआर्मिंग बाय ड्रोन एट सी, जिसको शॉर्ट में रियाम डी कहा जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अभी नेवी चाह रही है कि वॉरशिप अपने मिसाइल को समंदर के बीच ही रिलोड कर सके, बिना पोर्ट पर वापस आए। अभी मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा चैलेंज होता है सस्टेन्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी मेंटेन करना। ड्रोन स्वाम्स और क्रूज मिसाइल और एरियल थ्रेट के चलते वॉरशिप के सरफेस और मिसाइल सिस्टम जल्दी खत्म हो सकते हैं और अभी इन सिस्टम को रिलोड करने के लिए शिप को पोर्ट में वापस आना पड़ता है, जिससे ऑपरेशनल डाउन टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रियाम डी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया जा रहा है, जहाँ हेवी लिफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल करके मिसाइल कैनिस्टर को एक सप्लाई शिप के थ्रू दूसरे शिप तक ट्रांसफर किया जाएगा और डायरेक्टली वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लोड कर दिया जाएगा। खास बात यह कि इसके लिए जो ड्रोन्स डिजाइन किए जा रहे हैं वो हैवी मल्टी रोटर ड्रोन होने वाले हैं, जो कि कम से कम 900 केजी के आसपास पेलोड को कैरी करने वाले हैं और लगभग 120 मिनट के आसपास एंड्योरेंस को मेंटेन करने में सक्षम होने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ नॉर्मल ड्रोन नहीं होने वाले हैं, बल्कि एक फ्लाइंग लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज प्रिसीशन होने वाला है। समंदर में सिर्फ कांस्टेंट मूव करता रहता है, हवा का प्रेशर भी वहाँ पे होता है और इसी कंडीशन में ड्रोन को एक मिसाइल कैनिस्टर को एग्जैक्टली वर्टिकल लॉन्च यूनिट के सेल में अलाइन करके सेफली इंसर्ट करना होगा, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसके लिए गायरो स्टेबलाइज सिस्टम, रियल टाइम करेक्शन और ऑटोमेटेड टेक ऑफ मैकेनिज्म जैसे एडवांस फीचर इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। लोडिंग प्रोसेस के लिए एक स्पेशल इंटरफेस और विंच बेस्ड सिस्टम को डेवलप करने का प्लान भी बनाया जा रहा है, जिससे मिसाइल को कंट्रोल स्पीड पर नीचे उतारा जा सकेगा। अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो इंडियन नेवी के वॉर्सेस बिना बेस पर वापस आए कंटिन्यूअसली कॉम्बैट में बने रह सकते हैं, जो कि हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान के अवेक्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों अभी ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 1 साल बाद पाकिस्तान अपनी एयरबोर्न सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को रैपिडली रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अभी चाइना से KJ-500 अवेक्स सिस्टम को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि उनके लिए एक मेजर अपग्रेड होने वाला है। अभी अगर कॉन्टेक्स्ट समझे तो 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, जहां पर रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका एक हाई वैल्यू अवेक्स प्लेटफॉर्म भी डिस्ट्रॉय किया गया था। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अवेक्स किसी भी एयरफोर्स के लिए आई इन द स्काई होता है और बिना इसके सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी वीक हो जाता है। इसी गैप को फील करने के लिए पाकिस्तान KJ-500 जैसे एडवांस सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। ये सिस्टम एक टर्बो पर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसमें फिक्स डोर्सल रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग रेंज पर फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों खास बात यह कि अवेक्स सिर्फ डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, बल्कि पूरा बैटलफील्ड मैनेज करते हैं, इंटरसेप्टर को गाइड करते हैं, एयर डिफेंस मिसाइल को क्यू करते हैं और एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। अभी सिर्फ KJ-500 ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ एक बड़ा डिफेंस पैकेज नेगोशिएट कर रहा है, जिसमें J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर और HQ-19 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल होने वाले हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पाकिस्तान अपनी पूरी एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को चाइनीज इकोसिस्टम के राउंड रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पहले पाकिस्तान के पास साब एरियाई 2000 अवेक्स मौजूद था, लेकिन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इनका लॉस हो चुका है और इस वजह से अभी उन्हें एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्गर सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो KJ-500 का इंडक्शन पाकिस्तान को बेहतर लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस कैपेबिलिटी दे सकता है। अगर इसे HQ-19 जैसे सिस्टम के साथ वो लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह काम कर सकता है, जो कि साब एरिया एयरक्राफ्ट के मुकाबले पाकिस्तान को बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर सकता है। अगला अपडेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है।
दोस्तों अभी इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की प्रोक्योरमेंट के लिए क्लियर किया जा चुका है। यह डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत का इंपोर्टेड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कम होने वाला है। अभी अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है जो कि इन्फेंट्री सोल्जर के यूज के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसका मतलब सोल्जर को इस मिसाइल को फायर करने के बाद उसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मिसाइल खुद टारगेट को ट्रैक करके हिट कर सकता है। रेंज की बात करें तो इसका इफेक्टिव रेंज करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास होता है जो कि क्लोज कॉम्बैट सिनारियो के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। स्पेशली हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जोन और बॉर्डर एरिया में आर्मर्ड व्हीकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आइडियल चॉइस होने वाला है। दोस्तों खास बात यह कि इस मिसाइल में इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये डिफिकल्ट कंडीशन में भी एक्यूरेट टारगेट ट्रैकिंग कर सकता है, चाहे वो लो विजिबिलिटी कंडीशन हो या कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड एनवायरनमेंट हो, ये टारगेट लॉक मेंटेन कर पाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका वेट आइडल लिमिट से 2 kg ज़्यादा पाया गया जो कि इन्फेंट्री सोल्जर के लिए चैलेंज हो सकता है क्योंकि पहले उनको काफ़ी हैवी लोड को कैरी करके ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी आर्मी की तरफ से इसे अप्रूव किया गया है जो ये दिखाता है कि इसकी कैपेबिलिटी और इंडिजिनस एडवांटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अभी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से इसको मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है जिससे पूरा सप्लाई चेन भारत के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म में इसका कॉस्ट और अवेलेबिलिटी दोनों बेहतर होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।